आज हम लोग बात करेंगे रोलिंग के केस पे, ठीक है। रोलिंग के केस पे तो देखते हैं, लिखिए कंसेप्ट ऑफ रोलिंग। रोलिंग में देखो यहां पे क्या है, जैसे देखो रोलिंग वर्ड दिमाग में आते ही सबसे पहले एक पर्टिकुलर टाइप के शेप का बॉडी आएगा, मतलब ऐसा शेप जो सर्कुलर हो, ठीक है। तो सर्कुलर हो कहने का मतलब है कि वो 3 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो। जैसे अब आपके पास अगर रिंग है वो भी रोल कर सकता है, डिस्क है रोल कर सकता है, सिलेंडर है रोल कर सकता है, स्फेरिकल सेल है रोल कर सकता है, सॉलिड स्फीयर है रोल कर सकता है। एक ट्रायंगुलर बॉडी ले लो, नहीं करोगे। एक आपके पास क्यूबेडिकल बॉडी ले लो, नहीं रोल करेगा, ठीक है। तो यानी कि रोलिंग का बात जहां तक आएगा दिमाग में तो सबसे पहला बात आएगा कि एक ऐसा बॉडी जिसकी शेप सर्कुलर हो, ठीक है। अब रहा बात, किसी भी तरह का रिजिड बॉडी अगर हो तो उस रिजिड बॉडी का 2 तरह का मोशन हम आपको पहले बताएं बिल्कुल क्लास के स्टार्टिंग में, एक प्योर ट्रांसलेशनल और एक प्योर रोटेशनल। प्योर ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशनल। अब जैसा सोचो, सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट एक एग्जांपल लें, साइकिल का चक्का रोल कर सकता है, रिंग के शेप में है। आप इमेजिन करो कि साइकिल पे तुम हार्ड ब्रेक अप्लाई कर दिए और साइकिल को खींचने की कोशिश करो। इमेजिन करो कि इस चक्के का मोशन कैसा होगा। साइकिल पे आपने हार्ड ब्रेक अप्लाई किया है और साइकिल को खींचने की कोशिश कर रहा है। इमेजिन कीजिए कि उसका मोशन कैसा होगा, उसके चक्के का पूरा घिसटाता जाएगा। और आपको नहीं लगता कि उस केस में उस चक्के पे आने वाले तमाम पार्टिकल्स, चक्का पे आने वाले तमाम पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट होगी लीनियर सेम होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सोचो, साइकिल को आप स्टैंड पे खड़ा कर दीजिए, डबल स्टैंड पे, है ना, और उसका पैडलिंग कीजिए। और अब आप इमेजिन कीजिए कि पिछला चक्का कैसे मूव कर रहा है, घूमता रहेगा। साइकिल आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये प्योर रोटेशन हो गया, ये आ गया प्योर रोटेशन। और उसमें जब हम ब्रेक लगा करके खींचे थे तो वो दैट वन वाज प्योर ट्रांसलेशनल, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं कि दोनों हो रहा हो, इट इज रोलिंग, जिसमें क्या हो रहा है कि वो आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है। दिस वन इज नेम्ड एज व्हाट? रोलिंग। तो यानी कि रोलिंग एक तरीके से सोच लो कि सबसे पहला बात है कि रोलिंग का जब भी बात करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक शेप ऑफ बॉडी का बात करेंगे। एक ऐसा बॉडी लेंगे जिसकी शेप स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक शेप है मतलब है क्या कि वो सर्कुलर। दूसरा कि रोलिंग की जब बात आएगी तो रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन है, तो कह सकते हैं कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। कह सकते हो कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का ये कॉम्बिनेशन है। अब इसमें हम ये बात देखें, जैसे मान लो कि ये है रोलिंग बॉडी, दिस इट इज द सरफेस जिस पे इसको रोल करना है। यही बॉडी यहां ऐसे है। हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो अगर ये रोलिंग बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल में होता तो हम नहीं कहते कि इसके हर एक पार्टिकल की लीनियर वेरिएबल सेम होती, नहीं, हर एक पार्टिकल की लीनियर वेरिएबल्स, तो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी सबकी वी 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 वी, हर एक पार्टिकल का लीनियर वेरिएबल सेम है, ठीक। अगर ये प्योर रोटेशन में होता तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेरिएबल सेम आता। एंगुलर वेरिएबल सेम आता यानी कि ये कुछ ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा होता और इसकी रेडियस आर होती, तो तय की स्टॉप पोजीशन का स्पीड क्या होता? आर ओमेगा।
इस पोजीशन का आर ओमेगा नीचे, इसका आर ओमेगा पीछे, इसका आर ओमेगा ऐसे, यानी कहीं पे भी आर ओमेगा टेंजेंशियल उस पॉइंट पे आता। तो इट इज ड्यू टू प्योर रोटेशन ट्रांसलेशनल एंड इट इज ड्यू टू प्योर रोटेशनल। हम इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, यानी एक प्योर ट्रांसलेशनल की बात आ गई और एक प्योर रोटेशनल की बात आ गई, एंड इट इज कॉम्बिनेशंस। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो कंबाइंड कर देने के बाद अब क्या होने वाला है, रिजल्टेंट जो नेट आएगा वो नेट क्या आएगा, किस तरीके का, सोचो। इट इज दिस। नहीं लगता है कि टॉप पोजीशन पे लीनियर के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो भी है और रोटेशनल के कारण कंट्रीब्यूशन आर ओमेगा है, और दोनों का डायरेक्शन एक है टॉप पे। तो ये वाले पार्टिकल का स्पीड, यानी कि इस रिजिड बॉडी के इस पार्टिकल का स्पीड हो जाएगा v प्लस आर ओमेगा। बॉटम पोजीशन का हो जाएगा v माइनस आर ओमेगा। इस पोजीशन का सिर्फ v रह जाएगा नहीं। और अगर हम बीच का कोई पॉइंट, इस पॉइंट का पकड़ लें तो इसका स्पीड क्या होगा, सोचो तो। v आगे और आर ओमेगा ऊपर, तो इसका जो नेट होगा वो कुछ इधर आ जाएगा, एंड दैट वन विल बी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। हम टॉप मिडिल और बॉटम का देख रहे हो तो तय है चलो कि वो v प्लस आर ओमेगा, v माइनस आर ओमेगा दिस। अगर हम बीच का कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं तो उसका v आगे आता, यानी सोचो इसकी v ऐसे आती, आर ओमेगा ऐसे आती, और इन दोनों का जो नेट आता वो कुछ ऐसा आता। ये आता अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, ऐसा आता। दिखला दो, ये हो जाता अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। दिख रहा है? मतलब रोलिंग जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन है। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन अगर रोलिंग है तो इस केस में ट्रांसलेशनल का कंट्रीब्यूशन ये और रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन ये, दोनों को जोड़ दिए तो कुछ इस तरह की इफेक्ट आ गई। ठीक, अब सोचना है सर कि एकदम साधारण ढंग से सोचो, एक बेसिक चीज, ये भी आर ओमेगा, इसको हम थोड़ा सा और आसान तरीके से क्वेश्चंस तुमको याद दिलाएं। स्कूल डेज में आप एक क्वेश्चन बनाते होइएगा जिसमें यह दिया जाता होगा कि चक्के का रेडियस दे दिया जाता था, याद करो, दे दिया जाता था दिस वन इज रेडियस, इट इज, मान लो कि इसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर है, किसी चक्के का रेडियस 50 सेंटीमीटर है, साइकिल का चक्का का रेडियस 50 सेंटीमीटर है, और कहा जाता था कि ये जब साइकिल का चक्का पूरा 10 रोटेशन कर ले तो बताओ साइकिल कितना आगे गया। क्या करते थे आप? 10 इंटू 2 पाई आर। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? क्या वो साइकिल 10 इंटू 2 पाई आर से ज्यादा नहीं चल सकता था? कैसे ज्यादा चल पाता? आगे में तो ऐसा भी वेलोसिटी है इसके पास। अगर हम कह रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर रेडियस का साइकिल का चक्का है, 10 रोटेशन में ये कितना आगे जाएगा, तुम खटाक से बोले 10 इंटू 2 पाई आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि क्या ये साइकिल का चक्का 10 इंटू 2 पाई आर डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस नहीं चल सकता था क्या? कैसे चल पाता हो? स्कीड करता। तो अब जिस स्टेज पे जरा आप जाओ, फ्लैशबैक हो जाओ, जिस स्टेज पे तुमको ये क्वेश्चन सिखाया गया था उस स्टेज पे ही तुमको पढ़ाने वाला कोई, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाने वाला मिल जाता और कोशिश करता कि नहीं तुमको 10 इंटू 2 पाई आर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा के मानेंगे, पढ़ने बंद कर देते उसी दिन। कितना भारी चीज कुछ हो रहा है तो इसको पढ़ाई बंद करो भाई, ये तो साफ दिख रहा है कि नहीं लगेगा। तो ये, हाँ, अब रिकॉल करें, क्या वो चक्का अगर 10 रोटेशन में 10 इंटू 2 पाई आर से ज्यादा डिस्टेंस चलता तो क्या हम उसको रोलिंग नहीं कहते? उसको भी रोलिंग कहते, लेकिन वो रोलिंग विथ स्कीडिंग कहलाता। और जो नॉर्मली आप सोचते हो दैट इज प्योर रोलिंग। तो अब सोचना है कि प्योर रोलिंग और रोलिंग विथ स्कीडिंग में क्या अंतर है। यानी ये रोलिंग है
रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, इट इज क्लियर। लेकिन अब हम देखना चाह रहे हैं कि प्योर रोलिंग और रोलिंग विद स्लिपिंग में क्या आंसर है, या रोलिंग विद स्कीडिंग में क्या है। तो अब जरा सोचो कि एक फुल रोटेशन में, ध्यान से देखना, एक फुल रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना ट्रेवल हुआ, 2πr। प्योर रोलिंग के केस में तो आप यही पढ़ते आए। और एक फुल रोटेशन में वो कितने एंगल से घूमा, 2π से। इसका मतलब है कि एंगल मल्टीप्लाई आर, यही ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। याद करो, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगल, ये ना करते आए हो। इसका मतलब है कि बॉडी के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस और बॉडी के द्वारा टर्न्ड एंगल अगर L बराबर R इंटू थीटा से सेटिस्फाइड हो तो बॉडी प्योर रोलिंग में है या रोलिंग विद स्कीडिंग में है। अगर ऐसा हो जाए कि L इज ग्रेटर देन R थीटा, स्कीडिंग, आगे स्कीड कर रहा है या पीछे स्कीड कर रहा है, ये ज्यादा आगे चल रहा है या कम आगे चल रहा है, तो स्कीड कर रहा है फॉरवर्ड स्लिपिंग, और L लेस देन R थीटा बैकवर्ड स्लिपिंग। ये नॉर्मल स्कीडिंग जो आप सोच रहे हो वो, और ये बैकवर्ड स्कीड। बैकवर्ड स्कीडिंग जैसे सोचो ना कि चक्का बालू में फंस गया, घूमता ज्यादा है चलता कम है, ठीक है। और चक्का सपोज दैट कि बर्फ पे आ गया तो घूमता कम है चलता ज्यादा है। तो ये घूमता कम है और चलता ज्यादा है, ये घूमता ज्यादा है चलता कम है, और ये बराबर बराबर है, मतलब जितना घूमता है उतना चलता है। क्लियर। तो ये है तीनों ही रोलिंग, ठीक है। और नहीं तो जैसा तुम यहां पे एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे कोई रिंग ले लो, या फिर जैसे कड़ा जो हाथ में, या फिर जो चूड़ी, आप उसको ले लीजिए और उसका बॉटम पोजीशन आप इस 3 उंगली में फंसाइए। ये बॉटम मोस्ट, एक ये इस साइड एक इस साइड, उसको वर्टिकल प्लेन में रख दिए और इसको ऐसे दबाओ, आगे मूव करना चाहेगा तो ये चूड़ी घूमेगा। तो देखोगे कि ये जो आगे ट्रेवल डिस्टेंस है ना उसके सेंटर का, और जितने एंगल से ये घूमा है, R इंटू थीटा बराबर दैट डिस्टेंस आएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, प्योर रोलिंग, यानी L बराबर R थीटा। अब इसी से हम लोग डिस्कस कर ले। सोचो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या निकलेगा, भी, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकलेगा, थीटा को डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा, ओमेगा। तो अगर भी बराबर R ओमेगा सेटिस्फाई हो जाए, इट इज व्हाट, प्योर रोलिंग और रोलिंग विद स्लिपिंग। भी इज ग्रेटर देन R ओमेगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग। भी इज लेस देन R ओमेगा, बैकवर्ड स्लिपिंग। इतना ही नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट कर ले। A इज इक्वल टू R अल्फा, प्योर रोलिंग, A इज, दिख रहा है, यानी कि रोलिंग का 2 कंडीशंस, एक आ गया प्योर रोलिंग और एक आ गया रोलिंग विथ स्लिपिंग। प्योर रोलिंग के केस में आप कह सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, L इज इक्वल टू R थीटा, या भी बराबर R ओमेगा, या फिर नहीं तो A बराबर R अल्फा। ठीक है, इट इज प्योर रोलिंग। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज तुमको दिखेगा यहां पे, देखो प्योर रोलिंग के केस में अगर प्योर रोलिंग होता है तो इसी के हिसाब से एग्जांपल पे सोचो कि बॉटम मोस्ट पोजीशन की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। बॉटम मोस्ट पोजीशन की स्पीड 0, टॉप पोजीशन की स्पीड डबल, और मिडिल पोजीशन की स्पीड भी, मिडिल इस पोजीशन का, सेंटर का भी रह गया, ठीक है, दैट इज भी रह गया। तो अब जरा सोचो कि अगर कोई बॉडी प्योर रोल कर रहा है और उसका ऑब्जर्वर कहीं पे ग्राउंड पे बैठा हुआ है,
तो देखेगा कि लोएस्ट पोजीशन के पास तो स्पीड ही नहीं है, बीच वाले के पास स्पीड भी है और टॉप के पास स्पीड 2 भी है, प्योर रोलिंग के केस में। यानी कि अगर कोई बॉडी प्योरली रोल कर रहा है तो दो चीज होगा, जो बॉडी रोल कर रहा है और रोल किस पे कर रहा है, रोल कर रहा है और रोल वो किस पे कर रहा है। तो जहां दो बॉडी कांटेक्ट, दो सरफेस जो कांटेक्ट में है वहां पे रोलिंग हो रही है, तो आप ये कंफर्म मान के चलो कि उस कांटेक्ट सरफेस पे रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। कांटेक्ट सरफेस पे अगर रिलेटिव मोशन है तो इन दैट कंडीशंस वो क्या करेगा, बॉडी स्कीड करेगा, वहां पे प्योर रोल नहीं करेगा। यानी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लिख लेते, लिखिए इन केस ऑफ, दिखला दो यहाँ पे, ये दो पार्ट आ गया प्योर रोलिंग के लिए और रोलिंग विद स्लिपिंग के लिए। आप सिंपली सोच लो R इज नॉट इक्वल टू R थीटा, B इज नॉट इक्वल टू R ओमेगा, A इज नॉट इक्वल टू R अल्फा। कह सकते हैं इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, in case of pure rolling, there is no relative motion at the surface of contact. There is no relative motion at the surface of contact. No relative motion at the surface of contact. Surface of contact पे कोई relative motions नहीं होगा, है ना। सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशंस नहीं होगा तो वहां पे वो बॉडी क्या कहेगा, प्योर रोलिंग का केस आएगा। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग देयर इज नो रिलेटिव मोशन एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो अब जरा सोच के देख ले, ऐसा भी तो सकता है कि कोई बॉडी प्योर रोल कर रहा हो, ध्यान से सुनना, कोई बॉडी प्योर रोल कर रहा हो ऐसे सरफेस पे जो सरफेस रुका हुआ हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बॉडी प्योर रोल कर रहा हो ऐसे सरफेस पे जो सरफेस ऑलरेडी चल रहा हो। जैसे मान लो एक बॉल ले ले और इस बॉल को इस सरफेस पे घड़का दे, तो ये सरफेस अभी मोशन में है, रुका हुआ है, रुका हुआ है। अब इमेजिन कर, मान ले कि तू एक ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन आगे मूव कर रही है और उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में तुम बैठ करके एक बॉल को रोल करा दो, करा सकते हो नहीं? तो वहां जो बॉल रोल कर रहा है क्या वैसे सरफेस पे रोल कर रहा है जो सरफेस रुका हुआ है? नहीं। तो अब एक बात बता हमको, जैसे अभी हम लोग जो एक एग्जाम्पल कंसेप्ट देखे उसमें हमने ये कहा है कि रोलिंग के लिए सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, यही ना कंसेप्ट है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशंस नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम यहां पे ये बात मान ले ये चीज एज दिस, ये इमेजिन करके एक सरफेस है, ठीक, और ये सरफेस अभी रुका हुआ है। तो अब सोच ले कि ये स्पीड अगर v0 है और ये रेडियस r है इसका और ये एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है और ये रेस्ट में है, तो प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा? v0 इक्वल टू, क्लियर, v0 इक्वल टू r ओमेगा नॉट। अब बताओ, अब अगर हम ये कह दें कि ये बॉडी अब रेस्ट में नहीं है नीचे वाला, बल्कि ये नीचे वाला बॉडी समथिंग किसी भी स्पीड से आगे जा रहा है, मतलब नीचे वाला प्लैंक भी स्पीड से आगे जा रहा है। अब बताओ कि क्या ये बॉडी, और अगर ये बॉडी उस नीचे वाले प्लैंक पे रोल कर रहा है तो क्या रिलेशन आएगा? हाँ, क्या v0 माइनस, बिल्कुल सही, v0 माइनस आर। यानी गौर करो, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जो हो जाएगी इसके हिसाब से अगर चेक करोगे तो ये हो जाएगा v0 माइनस आर ओमेगा नॉट, और यहां पे रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि बॉटम पोजीशन पे जो स्फेयर का पार्ट है उसकी आगे जाने वाली वेलोसिटी होगी v0 माइनस आर ओमेगा नॉट, और बॉटम के उस पोजीशन का जहां कांटेक्ट है वो पूरा प्लैंक आगे भाग रहा है किस स्पीड से? v से। रिलेटिव मोशन को रोकना है, तो रिलेटिव मोशन को रोकना है तो हमारे पास क्लियर है कि v शुड बी इक्वल टू व्हाट, v0 माइनस आर ओमेगा नॉट। ये कंडीशन होगा तो प्योर रोलिंग होगा, अदरवाइज तो प्योर रोलिंग नहीं होगा। समझ गए बात?
यानी प्योर रोलिंग होने के लिए सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? जैसे अब आप सोचो, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और देते हैं। मान ले ये एक प्लैंक, बीच में फंसा हुआ एक स्फीयर, इसकी रेडियस है r, समझ रहे हो? एक स्फीयर, नीचे में एक प्लैंक और ऊपर में भी एक प्लैंक। ठीक, कंडीशन दे दिया गया कि ये वाला पार्ट सपोज दैट v स्पीड से आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, और ये वाला पार्ट v स्पीड से आगे जा रहा है। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि ये स्फीयर प्योरली रोल कर रहा है, प्योरली रोल कर रहा है। तो इसका दो जगह कांटेक्ट पॉइंट है बना हुआ, नहीं है? दो जगह कांटेक्ट पॉइंट बना हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है कि आप बताइए कि इस स्फीयर के सेंटर का स्पीड क्या है, एज वेल एज ये बताइए कि इस स्फीयर का एंगुलर स्पीड क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ स्फीयर एज वेल एज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। निकालो जल्दी से। और प्योर रोल कर रहा है दोनों कांटेक्ट पे। मान लो कि ये V नॉट से आगे जा रहा होता, ठीक है, V नॉट से आगे जा रहा होता और ओमेगा नॉट से घूम रहा होता। यही ना मानते हैं आप? यही मानते? तो यहां पे रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए और यहां भी नहीं होना चाहिए, ये ना कंडीशंस है। तो पहले हम ये सोचे कि स्फीयर के इस पॉइंट का स्पीड क्या होगा। स्फीयर के इस पॉइंट का स्पीड तुम लिख सकते हो v नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट, लेकिन प्लैंक भाग रहा है इधर, तब तो कंफर्म है कि वहां पे स्कीडिंग हो जाएगा। इसका मतलब साफ तौर पे है कि आर ओमेगा नॉट को v नॉट से बड़ा होना पड़ेगा। आर ओमेगा नॉट यानी कि नेट स्पीड, जैसा सोचो ना, इमेजिन करो ये बॉटम पोजीशन की लीनियर कंपोनेंट v थी, एंगुलर कंपोनेंट आर ओमेगा नॉट थी। अगर आर ओमेगा v से बड़ा होता तो नेट स्पीड इसका आर ओमेगा माइनस v होता पीछे की तरफ। ठीक है, तो अब ये प्लैंक नीचे भाग रहा है किस स्पीड से? v से। इसका मतलब है कि इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी नेट स्पीड इधर ही होना चाहिए। इट मींस आर ओमेगा नॉट माइनस ऑफ v नॉट शुड बी इक्वल टू v। ये कहां पे रोलिंग का कंडीशन लगाए? तो अब यही काम ऊपर में करो। ऊपर में करोगे तो क्या आएगा सोचो, आर ओमेगा नॉट प्लस v नॉट बराबर v। आ गया? सॉल्व कर दो दोनों को, ओमेगा नॉट और v नहीं निकल जाएगा, v नॉट नहीं निकल जाएगा। यानी 2r ओमेगा नॉट इक्वल टू 2v, 2r ओमेगा नॉट इक्वल टू 2v। ओमेगा नॉट इक्वल टू व्हाट? v बाय r। क्लियर? ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी नो स्लिपिंग जोन पे है, किसी सरफेस पे अगर वो स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब तय है कि वहां पर की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर? अब आओ, अब सोचे यहां पे प्योर रोलिंग, रोलिंग विद स्लिपिंग। तो हम कंफर्म हो जाएं कि पहले हम चर्चा करें प्योर रोलिंग का, पहले हम चर्चा प्योर रोलिंग पे ही करें। ठीक है, तो अब प्योर रोलिंग में दो तरह का मोशंस। एक प्योर रोलिंग का मोशन सोचते हैं ऐसा जिसमें कि यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, मतलब बॉडी रोल तो कर रहा है और उसकी रोलिंग स्पीड फिक्स है, नॉट एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। ठीक है, तो पहले हम इस बात पर चर्चा करें, यानी हम लोग बात करें प्योर रोलिंग पे, और प्योर रोलिंग में भी यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। इसका मतलब हम भी के बारे में वहां पे कांस्टेंट ले लिए, ओमेगा को भी कांस्टेंट ले लिए। ठीक है, लिखते लिखिए प्योर रोलिंग।
और यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग सोच लो, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग सोच लो। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, अब जरा सोचें हम लोग यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, और इसमें भी हम एक स्पेशल चीज पहले सोच लें। स्पेशल चीज ये सोच लें कि हम ऐसे जगह पे रोल करा रहे हैं जो जगह रेस्ट में, आसान बनाने के लिए और क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए हम लोग सोच लें कि रोलिंग हम एक ऐसे सरफेस पे करा रहे हैं जो सरफेस रेस्ट में है, यानी कि V बराबर R ओमेगा का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब सोचो इसमें क्या क्या चीज हो सकता है। प्योर रोलिंग के, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के केस में ये कंफर्म्ड है और हम ऐसे सरफेस पे रोल करा रहे हैं जो सरफेस रेस्ट में है, तो क्लियर है कि ये वाला स्पीड आपके पास V0, ये वाला ओमेगा नॉट, यानी कंडीशन सेटिस्फाई होगा V0 बराबर R ओमेगा नॉट। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, ठीक। अब हम दूसरा बात इसमें ये सोचें कि यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग V0 इक्वल टू R ओमेगा नॉट सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज निकालना है, तो पहला एक बात तो ये निकालने के लिए पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि इस पूरे सेटअप का, प्योरली रोलिंग बॉडी का नेट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ये बड़ा दो कॉमन सा चीज पूछा जाएगा, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। सोचो टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात तो क्लियर है कि प्योर रोलिंग जो है वो प्योर रोलिंग कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूशन आया होगा ट्रांसलेशनल का भी और कंट्रीब्यूशन आया होगा रोटेशनल का भी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का एक रोटेशनल पार्ट होगा और एक ट्रांसलेशनल पार्ट होगा। तो ट्रांसलेशनल पार्ट का टोटल काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू एम इंटू V0 का स्क्वायर, और रोटेशनल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू I इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर लिखेंगे। इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, ठीक है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है। अब जरा इस टोटल काइनेटिक एनर्जी में साफ तौर पे सोचो कि टोटल काइनेटिक और प्योर रोलिंग है, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाफ इंटू एम इंटू V0 का स्क्वायर। और ध्यान रहे यहां जो V0 है वो किस पॉइंट का स्पीड है साहब, सेंटर ऑफ मास का या सेंटर ऑफ स्फीयर का। बड़े इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को बताएं यहां पे, सोचो इट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ मास। इमेजिन कर एक ऐसा स्फीयर इमेजिन कर, ध्यान से देखना, एक ऐसा स्फीयर इमेजिन कर जिस स्फीयर का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये स्फीयर है और इस स्फीयर में कहीं पे एक ऐसा पोर्शन भी है जहां पे एक्स्ट्रा मास कुछ डिपॉजिट है। मान एक स्फीयर है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मास डिपॉजिट है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास इसके ओरिजिनल सेंटर पे होगा, नहीं होगा। और अब रहा ये इंफॉर्मेशन कि इस केस में इस पॉइंट का स्पीड v है, V0 है, और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है और रेडियस इसकी r है, तो प्योर रोलिंग के लिए V0 बराबर R ओमेगा नॉट होगा या नहीं होगा। प्योर रोलिंग के लिए V0 बराबर R ओमेगा नॉट होगा या नहीं होगा। प्योर रोलिंग के लिए फिर से वही कंसेप्ट की बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ये होगा या नहीं होगा। प्योर रोलिंग के लिए बॉटम मोस्ट पोजीशन पे रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ये कंसेप्ट होगा या नहीं होगा इस केस के लिए। उसको तो होना ही है, उसको तो होना ही है, लेकिन ये V0 स्पीड सेंटर ऑफ मास का नहीं है, लेकिन V0 इस रोलिंग स्फीयर का सेंटर जरूर है, रोलिंग स्फीयर का। तो ध्यान रहे सर, ये V बराबर R ओमेगा जो कंडीशंस है, यहां पे V
वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, नॉट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर। क्लियर? अगर नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है तो जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास हो, लेकिन उस पॉइंट की जो स्पीड हो, यानी कि प्योर रोलिंग का जो कंसेप्ट सेटिस्फाई होगा, वो भी उस सेंटर की स्पीड होगी और v बराबर आर ओमेगा सेटिस्फाई होगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रख लेना है सर। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एससी वर्मा में नहीं मिलेगा, एरोडोम में क्वेश्चन है इस तरह का, जिसके अंदर कि आपके पास वहां पे नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर कंसाइड नहीं कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर जब कंसाइड नहीं कर रहा है तो v बराबर आर ओमेगा यहां भी सेटिस्फाई होगा, लेकिन वो v जो होगा वो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर होगा। क्लियर? अब आओ, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी जब लिखने चले तो क्या लिखेंगे? हाफ इंटू आई के जगह पे एम के स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो ऐसा? यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखा सकता है। जहां के क्या है साहब? रेडियस ऑफ गायरेशंस रोलिंग बॉडी का। अब वो रोलिंग बॉडी रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, स्फेरिकल सेल भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर कुछ भी हो सकता है। के उसका रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब ये के जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो किस एक्सिस के अबाउट है सर? ये के जो रेडियस ऑफ गायरेशन है किस एक्सिस के अबाउट है? ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। क्योंकि अब आप यहां पे जो लिखे हैं, इस केस में जो बात हम लोग यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल किसके एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं? ये जो v बराबर आर ओमेगा लगाए उसमें v किसका स्पीड है? सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर यानी कि ये जो v स्पीड है वो किसका है? सेंटर ऑफ स्फीयर का है। तो यहाँ एम के स्क्वायर तो उसी के अबाउट ना लिखे हो, तो k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दैट एक्सिस एट सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अब सोच, टोटल काइनेटिक एनर्जी और ये हाफ एम बी नॉट स्क्वायर क्या है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी। दिस वन इज यानी कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब जरा सोच के देख, मान ले, इमेजिन कर, एक स्फीयर है जो सिंपली 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है ऑन द स्मूथ सरफेस। ऑन द स्मूथ सरफेस स्फीयर इज मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि वो स्फीयर उस सरफेस पे स्कीड कर रहा है या रोल कर रहा है? उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब अगर वही स्फीयर उतने ही स्पीड से, अगर वही स्फीयर उतने ही स्पीड से और वो एक रफ सरफेस पे रोल कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा होगा? रोलिंग वाले में, क्योंकि उसका रोटेशनल का भी कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन सिंपली ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कद है, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो, लेट अ सॉलिड स्फीयर, लेट अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, solid sphere is rolling without slipping, solid sphere is rolling without slipping on a surface having total kinetic energy of 100 joule, having total kinetic energy of 100 joule. Find the linear kinetic energy of the rolling sphere. Linear kinetic energy of rolling sphere निकाल सकते हो?
मतलब उस 100 जूल में लीनियर का भी कंट्रीब्यूशन है और रोटेशनल का भी कंट्रीब्यूशन है। तो हम 100 जूल जो कहे हैं वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी कहे हैं, रोटेशनल कहे या टोटल कहे, उसका लीनियर निकालना है। तो आप सोचो इट इज 100, यह निकालना ही है। और के स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का कितना होगा 2/5 आर स्क्वायर, प्लस कर दोगे नहीं निकल जाएगा। लीनियर कंट्रीब्यूशन कितना है एज वेल एज रोटेशनल कंट्रीब्यूशन कितना है, ये भी निकल जाएगा। टोटल का 100 जूल था, उसका लीनियर कितना हुआ ये निकाल लिए, तो उसका रोटेशनल कितना होगा ये भी तो निकल जाएगा। क्लियर? अब आओ, अब एक थोड़ा सा एक बढ़िया क्वेश्चन देखें। उस क्वेश्चन में देखो जरा, सोचो यहां पे क्या है। जैसे इमेजिन कर, ये बॉडी रुक, इसमें अब ये सोचो कि एक कोई बॉडी प्योर रोलिंग में है, ठीक है, जैसे ये स्फीयर प्योर रोलिंग में है। इस स्फीयर का हम दो पार्ट इमेजिन करें, इट वाज इन प्योर रोलिंग, इसका दो पार्ट इमेजिन करें, एक इक्वल पार्ट लेफ्ट और राइट। दो पार्ट इमेजिन करें लेफ्ट और राइट, यानी उस स्फीयर को हाफ हाफ सोच लिए। अब बताओ लेफ्ट वाले पार्ट का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा या राइट वाले पार्ट का, या दोनों का बराबर होगा? ये बॉडी प्योर रोल कर रहा है, इट इज प्योरली रोलिंग, वी नॉट और ये ओमेगा नॉट प्योर रोलिंग में है। अब बताओ लेफ्ट वाले पार्ट का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा या राइट वाले पार्ट का ज्यादा? बताओ, या दोनों पार्ट का बराबर? सोच के देखो, लेफ्ट वाले पार्ट का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा या राइट वाले पार्ट का ज्यादा या दोनों पार्ट का बराबर? राइट? क्यों? राइट हैंड इज मोर यूजफुल देन द लेफ्ट हैंड एट द प्रूफ्ड। किधर, कहां पे? राइट वाले में आर ओमेगा आगे की तरफ लग रहा है और इस वाले में आर ओमेगा, इसका टॉप पोजीशन सोचो तो यहाँ पे कहां पे लग रहा है? जस्ट इस टॉप पोजीशन के जस्ट बगल में कहां लग रहा है आर ओमेगा? सोचो लेफ्ट वाले पार्ट का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा या राइट वाले पार्ट का या दोनों पार्ट का बराबर? क्या क्या तेजस्वी, क्या होगा? क्यों? एक्सप्लेन करो। हाँ, एकदम सिंपल तौर पे सोचो, इसमें कोई एक पॉइंट यहां सोचो, यही वाला पॉइंट सोचो, पकड़ो पेरिफेरी पे ही कोई पॉइंट सोचो। इसका स्पीड आया v नॉट आगे और r ओमेगा नॉट नीचे आया, ठीक? इसका नेट स्पीड अंडर रूट ऑफ दिस आएगा। उसी तरह का एक पार्टिकल यहां पकड़ो, इसका स्पीड v नॉट ऐसे और r ओमेगा नॉट ऐसे। इस पॉइंट का नेट स्पीड और इस पॉइंट का नेट स्पीड सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? और ऐसा कोई भी पेयर लेफ्ट साइड और राइट साइड बनाओ, लेफ्ट साइड कोई एक पार्टिकल उठाओ, उसी तरह का राइट साइड में एक पार्टिकल मिल जाएगा जिसका स्पीड सेम मिलेगा। देख लो, जैसे मान लो कि कोई हम जनरल पॉइंट यहां पकड़ ले, यहां पे पकड़ ले कोई पॉइंट स्मॉल आर पे थीटा एंगल पे, देख लिए? उसी तरीके से डायमेट्रिकली अपोजिट इस पॉइंट पे पकड़ो। सोचो इसका v नॉट आगे ऐसे और r ओमेगा नॉट ऐसे आया जितने एंगल पे, अब इसका v नॉट ऐसे और r ओमेगा नॉट ऐसे, ये निकला। और एक पॉइंट ये सोचो, v नॉट ऐसे और r ओमेगा नॉट ऐसे आ रहा है, ये पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी और इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी सेम आएगा या नहीं आएगा? यानी कि राइट हाफ में जितना भी पॉइंट मास सोचोगे उसी तरह का एनालोगस एक पॉइंट मास लेफ्ट पार्ट में भी मिलेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगी। तो पूरा लेफ्ट पार्ट का काइनेटिक एनर्जी और राइट पार्ट की काइनेटिक एनर्जी सेम आनी, जो कि आइडेंटिकल पेयर्स बन जाएगा, आइडेंटिकल पार्टिकल्स वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा तुमको।
बात समझ में आया? इसका मतलब है कि हम इसमें लेफ्ट पार्ट सोच लें और इसमें राइट पार्ट सोच लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेफ्ट पार्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइट पार्ट आर इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होगा यहां। सोच, ये रोलिंग स्फीयर है और इसमें हम अपर हाफ और लोअर हाफ बना दें, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, वो हम लेफ्ट राइट लिए थे, ठीक। और इसमें ये पॉइंट जा रहा है V0 से और ये घूम रहा है ओमेगा नॉट से, प्योर रोलिंग है। अब जरा बताओ कि अपर पार्ट और लोअर हाफ पार्ट का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या तेजस्वी हो, क्या होगा, सेम या डिफरेंट? क्यों? इसमें अपर वाले पार्ट पे कोई भी पॉइंट अगर उठाओगे ना, अपर वाले पॉइंट पे, जैसे सोचो इसका अपर वाले पार्ट पे कोई भी एक डिस्टेंस पे सोच लो उसकी स्पीड, और उतरे ही नीचे सोच लो उसकी स्पीड, ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा आएगी, नीचे वाले की स्पीड कम आएगी। अरे सोचना रे, ऊपर में भी प्लस आर ओमेगा आया, नीचे में भी माइनस आर ओमेगा आया। इसका नीचे का हर एक पॉइंट का स्पीड V0 से कम होगा और ऊपर में हर एक पॉइंट का स्पीड V0 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ऊपर वाले तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले के कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। मतलब अब अगर सोच लो, जैसे अभी हम यही सोच लो जो पिछला क्वेश्चन दिए थे जिसमें कहते कि एक रोलिंग स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर वाज रोलिंग विथ टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल। अब हम कहें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्फीयर एट एनी इंस्टेंट कितना? लेफ्ट हाफ ऑफ द स्फीयर एट एनी इंस्टेंट 50 जूल, राइट हाफ का 50 जूल। लेकिन अगर हम कह दें कि सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग विद द प्योर हैविंग टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, 100 जूल से वो पूरा का पूरा रोल कर रहा है। अब आपको बताना कि ऊपर अपर वाले हाफ का काइनेटिक एनर्जी 50 जूल होगा, 50 जूल से ज्यादा होगा, 50 जूल से कम होगा, ज्यादा होगा, और नीचे वाले का। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ना कि सर कितना ज्यादा और कितना कम? नहीं, क्लियर? यानी अब पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यानी अब अपर पार्ट और लोअर पार्ट की काइनेटिक एनर्जी बराबर तो ना होने वाली है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप बताइए कि अपर हाफ का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग बॉडी, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग बॉडी ओवर ए rough horizontal surface, over a rough horizontal surface, the upper half has the kinetic energy more than lower half. Upper half have the kinetic energy more than the lower half. Upper half have the kinetic energy more than the lower half. अब कितना होगा, कैसे होगा, ये निकालते हैं। सोचो, ये एक बात बताओ, ये सॉलिड स्फीयर, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहां पे देखना, ये रेडियस आर, ये वाला चीज V0 से जा रहा है और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है, और V0 बराबर R ओमेगा नॉट सेटिस्फाई है। टोटल स्फीयर का मास कैपिटल M है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये तो तुमको पता है, हाफ mv0 स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तो निकल गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। हमारा क्वेश्चन अब टोटल काइनेटिक एनर्जी को लेकर नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि आप काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का बताइए, ठीक। तो याद करो अब एक चीज हम बताए थे, कोई भी रिजिड बॉडी अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन में है तो उसकी एंगुलर एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी उस एक्सिस के अबाउट या किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट भी सेम रहने वाली है। ये बात बताए थे या नहीं बताए थे?
भूल रहे हो तो मान लो कि बताए थे और फिर पलट लेना, क्योंकि ये बात तो जिस दिन हम बताए थे उस दिन खूब बढ़िया से समझे थे। रिवीजन का नीड है नहीं, तो सीधे एग्जामिनेशन हॉल में तुमको वहां भी याद आएगा कि सर बताए थे। क्या बताए थे नहीं पता ज्यादा थे। यानी कि सॉलिड इस बॉडी का, कोई भी रिजिड बॉडी का एंगुलर स्पीड किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम होगा। तो अब अगर हम ये इमेजिन करें कि ये स्फेयर का एंगुलर स्पीड इसके सेंटर के अबाउट, या इसी स्फेयर का एंगुलर स्पीड सिर्फ ऊपर वाले पार्ट के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हमको सिर्फ ऊपर वाले का ही सोचना है ना। तो ऊपर वाले का सोचना है तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके अबाउट भी इसी एंगुलर स्पीड से घूमेगा या नहीं घूमेगा। जो ओमेगा सेंटर के अबाउट मिलेगा वही ओमेगा उसके, यानी हमको सिर्फ अपर वाले पार्ट का काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो चलो हम सिर्फ अपर वाले पार्ट का फिगर बनाते हैं। सोचो, सिर्फ अपर पार्ट का फिगर बनाए, बॉटम पॉइंट यहां है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का मास जो हो जाएगा m/2 हो जाएगा। इस ऊपर वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, सो बताओ तो। सॉलिड है 3, गुड, नहीं ठीक है। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, 3r/8 पे। अनिकेत को याद है पूरे तरीके से। तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 3r/8 पे। तो सेंटर से 3r/8 ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट ये वाला पूरा पार्ट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा होगा या नहीं घूम रहा होगा, उसी ओमेगा नॉट से घूम रहा होगा या नहीं घूम रहा होगा। और अब बताओ कि उस पॉइंट का इसका सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से आगे जा रहा होगा, v0 से। इस पॉइंट का स्पीड रहा होगा v0 प्लस 3r/8 इंटू ओमेगा नॉट। रहा होगा या नहीं रहा होगा। अपर वाले पार्ट के सेंटर ऑफ मास का स्पीड, लीनियर स्पीड, और घूम रहा होगा कुछ एक्सिस के अबाउट किससे, ओमेगा नॉट से। क्लियर। तो अब आपको सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो ऊपर वाले पार्ट का काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हम ये बात याद करो, ये बात भी हम तुमको बताए थे कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन में नहीं है तो आपको करना क्या है कि आप उसके सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी लिखिए, यानी पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन ले लीजिए। तो सोचो इसका काइनेटिक एनर्जी तुमको लिखना है अगर पूरा, तो क्या इसको मान लो v डैश, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हो, हाफ इंटू m/2 इंटू v डैश का स्क्वायर। ये कौन काइनेटिक एनर्जी हुआ, लीनियर या रोटेशनल, लीनियर, प्लस हाफ इंटू I इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर लिखेंगे, ये रोटेशनल। ये I किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, स्फीयर का, किस एक्सिस के अबाउट, ये स्फीयर का, पूरे स्फीयर का, पूरे स्फीयर का। और ये जो काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो इसमें मास किसका लियो, ऊपर वाले पार्ट का। तो I किसका लोगे, ऊपर वाले पार्ट का। ये I जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये अपर पार्ट का है और किस एक्सिस के अबाउट है, किसका सेंटर ऑफ मास, उसी का सेंटर ऑफ मास, यानी इस एक्सिस के अबाउट तुमको I चाहिए। अब बताओ हेमिस्फेयर का I, सॉलिड हेमिस्फेयर का I इस एक्सिस के अबाउट द डायमीटर कितना मिला था, याद कीजिए। वही रहता है ना जी, 2/5 mr²। सिर्फ m के जगह पे क्या यूज हो जाएगा, m/2। तो इसका मोमेंट ऑफ यानी जो I है, इस I को अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस I विल बी इक्वल टू 2/5 इंटू
m/2 इंटू r²। ये तो रह गया इस एक्सिस के अबाउट, और निकालना किसके अबाउट है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यानी क्या I प्लस m इंटू दिस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। सोच के देखो, होश में बताओगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कुछ खास बात कुछ बताए थे क्या? क्या खास बताए थे? हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना चाहिए। यहां तो हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालना है, और पता है दूसरे एक्सिस के अबाउट। यानी कि इस I को लिखेंगे माइनस ऑफ m/2 इंटू 3r/8 का होल स्क्वायर। इट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। क्लियर? तो अब जरा सोचो, I भी तुम निकाल ही लिए और V डैश भी तुमको पता ही है, तो तुम टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख पाओगे। किस पार्ट का काइनेटिक एनर्जी आएगा ये? अब जरा लोअर वाले पार्ट का सोचे तो, लोअर वाले पार्ट का रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन वही होगा। नहीं सोचो, नीचे वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वही मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ओमेगा वही रहेगा या नहीं रहेगा? यानी ये तो यही रहेगा। रहा बात लीनियर, तो लीनियर वाले में इसका टॉप पोजीशन का स्पीड v0 प्लस दिस था, इसका क्या होगा? v0 माइनस। तो अब जरा नहीं दिख रहा है कि तुमको लोअर वाले पार्ट पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गया और ऊपर वाले पार्ट पे ज्यादा हो गया, जबकि लेफ्ट और राइट अगर पकड़ते तो सेम आता। बात ही समझ में? दिखला दूं? क्लियर? अब सोचो, यानी अपर हाफ का काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर आपके पास प्योर रोलिंग है तो उस प्योर रोलिंग का टोटल काइनेटिक एनर्जी भी लिखने के लिए देखें। टोटल काइनेटिक एनर्जी में अगर हम उस रोलिंग बॉडी का दो पार्ट सोचे, लेफ्ट और राइट सोचे तो सेम आया, लेकिन अपर और लोअर सोचे तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आया, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग निकाले। अब सोचो, अगर मान लो कि कोई रोलिंग बॉडी है एज दिस, v0 ओमेगा नॉट रेडियस r और v0 बराबर r ओमेगा नॉट है, और ये बार बार हम बता रहे हैं कि प्योर रोलिंग है, और कंडीशंस भी डाल दिए कि प्योर रोलिंग ऐसे सरफेस पे है जो रुका हुआ है। दूसरा सेम टाइम हम ये बात भी बता दिए कि ये यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग है, मतलब स्पीड इज नॉट गेटिंग चेंज। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहां पे कोई एक पॉइंट उठा लें, इसी सॉलिड स्फीयर का, रोलिंग बॉडी का कोई एक पॉइंट यहां पे उठा लें, यहां पे एट द डिस्टेंस स्मॉल r, it is a point O and it is a point A, at this distance small r, at angle theta। ठीक, उस पॉइंट A को एक्सेलरेशन है या नहीं? पॉइंट A के पास एक्सेलरेशन है या फिर हम तुमसे सिंपली उस पॉइंट A का वेलोसिटी पूछते तो क्या करते आप? क्या निकालते, कैसे निकालते आप उस पॉइंट? हाँ, वेक्टर सम करते। किसका किसका? हाँ, r ओमेगा नॉट और v का। v0 होता आगे और r ओमेगा नॉट होता उस पॉइंट पर टेंजेंशियल, और उन दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है, नेट स्पीड निकाल देते। ठीक, पॉइंट A को एक्सेलरेशन है यानी, सेंटर ऑफ स्फीयर को एक्सेलरेशन है यानी नहीं है? सेंटर ऑफ स्फीयर को एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर? पॉइंट A को एक्सेलरेशन है यानी कितना है? पॉइंट A को एक्सेलरेशन है तो कितना है? पॉइंट सेंटर ऑफ स्फीयर को एक्सेलरेशन नहीं है, ये किस बात पे कंक्लूड हुए तुम? कैसे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। गुड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी v0 इज नॉट गेटिंग चेंज, और v0 चेंज नहीं कर रहा है, और सेंटर वो पॉइंट किसी के अबाउट तो घूम नहीं ना रहा है साहब, तो उसको एक्सेलरेशन नहीं है। पॉइंट A O के अबाउट घूम रहा है या नहीं? घूम रहा है। पॉइंट A O को सेंटर मानते हुए घूम रहा है या नहीं? घूम रहा है। तो पॉइंट A O के अबाउट सर्कुलर मोशन में है या नहीं? कैसा सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल होता है या बॉडी होता है, उसको एक्सेलरेशन होता है या नहीं?
कौन सा एक्सेलरेशन होता है? रेडियल। कितना होता है? v स्क्वायर बाय r। ओमेगा के टर्म में बोलो, ओमेगा स्क्वायर r। किधर होता है? टुवर्ड द सेंटर। तो बहुत लिख लेना, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। और किधर होगा? टुवर्ड ओ, टुवर्ड्स ओ। ठीक है। अब हम यहां पे इस पॉइंट ए का एक्सेलरेशन कहें या पॉइंट ए का एक्सेलरेशन ओ के अबाउट कहें, जिम करने वाला जो है ना अपरेटस भी लायक हो, है ना, मतलब वो बुल वर्कर ले आओ, जैसे इस पे ऐसे ऐसे खींचते रहे, पैर के बीच में उसको फंसा लो। ठीक है। मेंटल स्ट्रांग हो गई और थाई भी स्ट्रांग होता रहेगा। मतलब जिम नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, थाई का भी तो होता है ना जिम में, थाई के लिए भी होता है, आर्म्स के लिए भी होता है, उसको भी करते रहो। अब दांत तो तुम पहले स्ट्रांग कर चुके हो अपना, नहीं दांत तो पहले स्ट्रांग किए हो ना, ऐसे करके। हम पहले बहुत पहले जब मतलब बहुत पहले क्या 10th 11th में जब थे तो हम क्रिकेट देखते थे ना, जब क्रिकेट का पूरा शौक चढ़ा था तो कभी कभी देखते थे कि बैट्समैन जो है लेकर के पीछे बैट ले खड़ा है और अचानक से हट गया और ऐसे ऐसे साइड स्क्रीन पे हाँ दिखाने लगा उधर साइड स्क्रीन वाले को। ठीक है, लगा कुछ नहीं, खेलना वाला नहीं, स्टाइल मार रहा है बिना मतलब का। ठीक है, खेलना नहीं है, खाली स्टाइल मार रहा है। बाद में समझ में आया कि डिस्टर्बेंस होता है। तो तुमको हम सामने में बैठा के पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारी जो कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी ना डिस्टर्ब करेगी, और उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा जिनको कुछ नहीं करना है। और ये माइंड सेट किया रहे हैं कि अरे वो तो वो डिस्टर्ब कर रहा है जो हमारा लक्ष्मी है ना। तो पूरा खाली हमको दिखेगा कि नहीं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या है, तो जो करना है यूज करो। हाँ कर लो। बंद है कि चल रहा है? तो वो सब बनाओ लगे रहो। चल देख, ये बात क्या है कि हम इसमें एक्सेलरेशन पॉइंट ए का लिखें सेंटर मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या पॉइंट ए का एक्सेलरेशन लिखें ओ के रिस्पेक्ट में, बात बराबर है क्योंकि ओ के पास कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। बट एक्चुअली में ये होता क्या है, ये एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और इसकी डायरेक्शन होती है विथ नेगेटिव साइन ऑफ ए ओ वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ए से ओ की तरफ, सॉरी नेगेटिव अगर लिखें तो ओ ए वेक्टर लिखें का नेगेटिव जो वेक्टर होगा उसके उल्टा होगा, और इट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ को लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ओ, और चूंकि ओ के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एक एक्सेलरेशन वही रह गया। क्लियर? तो ये बात निकल के आ रहा है आपके पास एक्सेलरेशंस को लेकर के। ठीक है, तो अब जैसे सोचो, अब इसमें एक अगला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, जैसे कोई बॉडी प्योर रोल कर रहा है, इमेजिन करो। It is rolling purely with a speed v naught is equal to r omega naught। ठीक, अब अगर इसमें हम कहें कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ध्यान से सुनना, इट इज लेफ्ट एंड इट इज राइट। बॉडी प्योरली रोल कर रहा है,
तो अब बताओ क्या लेफ्ट पार्ट ऑफ द रोलिंग स्फीयर इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द राइट पार्ट ऑफ द रोलिंग स्फीयर और नॉट? स्फीयर का लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट पे कोई फोर्स लगा रहा है या नहीं? राइट वाले पार्ट का तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, राइट वाले पार्ट का सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। लगा रहा होगा? कैसे समझे कि लगा रहा होगा? हाँ होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ठीक है। यानी आप फ्री बॉडी डायग्राम इमेजिन कीजिए सिंपली। राइट पार्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम इमेजिन करें, इस वाले पार्ट का क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा क्या? m/2g। नॉर्मल इसके नीचे से जा रहा होगा, बिल्कुल बॉटम पोजीशन से भागा होगा नॉर्मल, और कोई फोर्स लगा होगा या नहीं? हम इस पे ही सोच रहे हैं, इसी पार्ट पे सोच रहा है। ये दो फोर्स तो दिखा दिए, और इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा या नहीं? फ्रिक्शन। इसलिए नहीं फ्रिक्शन कि हमने इसको साफ तौर पे कहा है कि इट इज यूनिफॉर्म, मूविंग यूनिफॉर्मली। इसका मतलब V0 इज नॉट गेटिंग चेंज। अगर आपके पास V0 चेंज होता तब आप फ्रिक्शन सोचते, फ्रिक्शन नहीं है। अब बोलो और कोई फोर्स? लेफ्ट वाला बॉडी आगे की तरफ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम तुमको सिखाए, इसके सेंटर को कोई एक्सेलरेशन है या नहीं है? इस पॉइंट को मान लेते हैं नया A'। पॉइंट O और A' के बीच की दूरी कितनी है? O से A' के बीच की दूरी कितनी है? बोला अरे 3r/8, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा ना, 3r/8। अब बताओ कि A' को O के अबाउट एक्सेलरेशन है या नहीं है? A' को O के अबाउट एक्सेलरेशन है या नहीं है? कितना? कितना? R ओमेगा, यानी 3r/8 इंटू ω0। किधर? इस तरफ, यानी इस तरफ एक एक्सेलरेशन होगा ना। तो अब साधारण सा बात सोचो कि ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, वो राइट वाला पार्ट एक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्म मोशन में है? लेफ्ट वाला पार्ट एक्सेलरेटेड है, राइट वाला पार्ट एक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्म मोशन में है? एक्सेलरेटेड है। किधर एक्सेलरेटेड है? एल की तरफ, यानी सेंटर की तरफ। तो इसको एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है इसकी? ω0² इंटू 3r/8, यही ना एक्सेलरेशन है। और ये इस साइड है, इसका मतलब इसको नेट फोर्स इतना चाहिए या नहीं चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फोर्स कौन दिया होगा? लेफ्ट वाला पार्ट, या लेफ्ट वाला पार्ट इस पर एक फोर्स लगाया होगा इधर, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस m/2 इंटू ω0² इंटू 3r/8। दिस फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द लेफ्ट पार्ट ऑन द राइट पार्ट। ऑब्वियस है, राइट पार्ट के द्वारा भी लेफ्ट पार्ट पे उतना ही फोर्स लगेगा, सिर्फ होगा क्या? ये उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। समझ गए? दिखला दो। यानी यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्या किया? लेफ्ट पार्ट के द्वारा राइट पार्ट पे लगने वाला फोर्स देख लिए। सिमिलरली आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि लोअर पार्ट के द्वारा अपर पार्ट पे क्या फोर्स लगेगा? उसी तरीके से FBD खींचो, नहीं सेम तरीके से FBD खींचोगे, और FBD खींच करके जैसे लोअर पार्ट के द्वारा अपर पार्ट पे अगर फोर्स सोचना होगा तो यानी एज दिस, ये पार्ट इमेजिन करो। फिर से ये सोचोगे इस पॉइंट का एक एक्सेलरेशन आएगा, नेट एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, और उतना ही आएगा। ये पॉइंट O लिए और ये पॉइंट A लिए, नीचे की तरफ आया। और अब इसके FBD में क्या होगा? इसका m/2g यहीं से जाएगा,
एक नॉर्मल ऊपर जाएगा जो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट पे लगाएगा, और नेट फोर्स इसका क्या लिखेंगे, m/2g माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। निकल जाएगा लोअर पार्ट के द्वारा राइट ऊपर वाले पार्ट पे क्या फोर्स लगेगा। क्लियर। तो प्योर रोलिंग के केस में ये सारी चीजें निकल के आई कि अगर बॉडी प्योरली रोल कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव वेलोसिटी ना हो, मतलब v बराबर आर ओमेगा का कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर बॉडी प्योर रोल कर रहा है और नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में है तो हम उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जब लिखने जाएंगे तो उसका दोनों पार्ट आएगा, लीनियर का भी कंट्रीब्यूशन आएगा और रोटेशनल का भी कंट्रीब्यूशन आएगा। उस दोनों में प्रोपोर्शनल क्या क्या रहेगा, कितना लीनियर का रहेगा और कितना रोटेशनल का रहेगा, यह निकाला जा सकता है। एज वेल एज उस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम उस पूरे रोटेटिंग बॉडी के दो पार्ट में बांटें, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, तो अलग अलग आएगा, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट सेम आएगा। सिमिलरली किसी उस रोलिंग बॉडी में किसी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हमको एक्सेलरेशन लिखना हुआ तो सेंटर के पास एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन उसके किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होगा और वो टुवर्ड द सेंटर आएगा। क्लियर। यहां तक बात हम लोग कर लिए। अब अगला पार्ट हम लोग यहां पे लिखना चाहें कि प्योरली रोलिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम लिखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोलिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोलिंग बॉडी। प्योरली रोलिंग बॉडी का अभी अब तक हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखे थे, अब हम प्योरली रोलिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखने जाए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोलिंग बॉडी, तो प्योरली रोलिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जब लिखने चलोगे तो सोचो देखो क्या है, इट इज दिस। इसमें ये पॉइंट v0 स्पीड से आगे जा रहा था, ओमेगा नॉट से घूम रहा था, और हम लोग लिख रहे थे v0 बराबर आर ओमेगा नॉट, लिख रहे थे ना। ठीक है, अब तुम जरा सोचो कि इसका एंगुलर मोमेंटम तुम किस पॉइंट के अबाउट लिखना चाहते हो। मैटर ये करेगा कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट विच पॉइंट। तो हम इसमें पॉइंट मार्क कर लें। ये मान लो कि इट इज O, बॉटम मोस्ट पोजिशन इज A एंड दिस पोजिशन इज B। ठीक है, हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाह रहे हैं सपोज दैट किस पॉइंट के अबाउट, मान लो कि हम पॉइंट A के अबाउट लिखना चाह रहे हैं। ठीक, पॉइंट A के अबाउट लिखना चाह रहे हैं, तो पॉइंट A क्या है, बॉटम पर का पॉइंट है, वो पॉइंट तो रुका हुआ है। ठीक है, अब आप सोचो कि यानी एक उस स्फीयर वाला ऊपर वाला पॉइंट नहीं, बल्कि जहां पे कांटेक्ट में है ना उसका लोएस्ट पोजीशन, यानी जहां पे रोल कर रहा है, तो जिस सरफेस पे रोल कर रहा है, ये पॉइंट ए जो है उस स्फीयर का पॉइंट नहीं है, बल्कि जो कांटेक्ट में है और नीचे वाले सरफेस का पॉइंट है, वहां से लिख रहे हैं। तो वो पॉइंट चल रहा है या रुका हुआ है, रुका हुआ है। तो इस पॉइंट से अगर तुम देखना शुरू करोगे तो ये स्फीयर का सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है, और पूरा स्फीयर उस सेंटर के अबाउट घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, घूम रहा है। तो अब हमको इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है टोटल। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखने लगेंगे अबाउट ए, यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए अगर लिखें तो हम लोग लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम तो लिखो ही, यानी ये सोच लो कि इस पॉइंट से अगर तुम देखोगे तो इस पॉइंट से देखने के क्रम में क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास v0 स्पीड से आगे जा रहा होगा और सेंटर के अबाउट ये घूम रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास v0 स्पीड से जा रहा है, तो पहले ये सोच ले, याद करो r क्रॉस m भी लिखे थे या नहीं लिखे थे, r क्रॉस p लिखे थे ना। तो इस पूरे स्फीयर का मास अगर m है और v0 स्पीड से जा रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, r इंटू एम बी नॉट। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सोचो, क्लॉकवाइज प्लस इसका आई ओमेगा हो रहा है नहीं, यानी कि प्लस ऑफ आई ओमेगा नॉट हो जाएगा ये टोटल एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट, बॉटम पॉइंट के अबाउट। ठीक है, अगर आप ओ के अबाउट लिखते सिर्फ यहीं पे बैठते
तो सेंटर ऑफ मास के पास तो कोई स्पीड ही नहीं है सर, सेंटर ऑफ मास के पास तो कोई स्पीड ही नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड नहीं है तो सिर्फ यही वाला पार्ट होता, यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ अगर लिखते तो सिर्फ क्या होता, आई ओमेगा नॉट होता। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लेते जो पॉइंट आपके पास क्या होता कि यहां होता स्मॉल आर डिस्टेंस, सोचो इस डिस्टेंस पे होता स्मॉल आर डिस्टेंस, इस पॉइंट के अबाउट पकड़ते, सोचो तो ये वाला पॉइंट आर इंटू ओमेगा नॉट से इधर जाता, ऊपर वाला पॉइंट वी नॉट से आगे जाता। यानी इस पॉइंट से बैठ के तुम देखना शुरू करते, इस पॉइंट से देखना शुरू करते तो इसकी सेंटर की स्पीड क्या हो जाती, वी नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट। यानी अगर हम ये पॉइंट मान लो सी मान लेते हैं, हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ता तुमको, सी के अबाउट पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास और प्लस आई ओमेगा नॉट लिखते हैं ना। तो अब जरा सोचो कि इस पॉइंट से देख अगर रहे हो तो सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से आगे भाग रहा होता, ये वी नॉट से जा रहा था और ये आर ओमेगा नॉट से इधर जा रहा था, तो ये सेंटर ऑफ मास भाग रहा था वी नॉट प्लस आर ओमेगा नॉट से, वी नॉट से इधर जा रहा था, ये आर इंटू ओमेगा नॉट से पीछे जा रहा था। तो इससे बैठ के जब तुम देखने लगोगे तो ये किस स्पीड से आगे जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाता, एम इंटू वी नॉट प्लस आर ओमेगा नॉट, ये स्पीड होता, और इंटू आर मोमेंटम आर क्रॉस पी लिखते ना, तो आर के जगह पी हो जाता और उसका स्पीड ही आ जाता, और प्लस आई ओमेगा नॉट। मतलब एक ही रोलिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मिल जाएगा, अलग अलग पॉइंट के अबाउट। आप सोचो इसके अबाउट देखे तो आपके पास ये निकला, बॉटम से देखे तो ये निकला, कोई अदर पॉइंट ले लिए तो वहां से हम उसका स्पीड देख लिए, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि रोलिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग बॉडी। यानी अभी तक जो हम लोग बात किए वो बात क्या किए है, प्योर रोलिंग बॉडी का, और ऐसा प्योर रोलिंग बॉडी जो यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में, नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में नहीं बल्कि यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में। क्लियर? ठीक है, दिखला दो। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, 3 पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बताया। अभी तक जो हम लोग चर्चा किए वो चर्चा किए कि अगर कोई बॉडी प्योरली रोलिंग में है और यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में है, ऐसे सरफेस पे प्योर रोलिंग में है जो सरफेस रुका हुआ है, ऐसे सरफेस पे प्योर रोलिंग में है जो सरफेस, ये ना देखिए, बॉडी इज इन प्योर रोलिंग एंड इट इज इन प्योर रोलिंग ऑन दो सरफेस विच इज इन रेस्ट, जो रेस्ट में। क्लियर? अब हम बात करते हैं थोड़ा एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग का। एक्सेलरेटेड मतलब ऐसा रोलिंग देख लो जो प्योर रोलिंग तो हो लेकिन एक्सेलरेटेड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोचो, साइकिल चलाना शुरू किए, तो साइकिल पे बैठे, साइकिल तो पहले खड़ा था, रुका हुआ था, जब पैडलिंग तुम शुरू किए तो साइकिल स्पीड अप होता गया है नहीं, इसका मतलब उसका चक्का अपना स्पीड बदलता जा रहा है या नहीं बदलता जा रहा है। तो चक्का अगर अपना स्पीड बदलता जा रहा है तो इसका मतलब क्या कि चक्का स्किड कर रहा है। चक्का अगर अपना स्पीड बदल रहा है तो इसका मतलब क्या चक्का स्किड कर रहा है। प्योर रोल तो है लेकिन वो प्योर रोलिंग में एक्सेलरेटेड रोलिंग है या यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग है, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है। तो अब हम लोग इस बात पे चर्चा करें, हालांकि इस पे कुछ एक क्वेश्चन हम तुमसे बनवाए हैं बट फिर देख लेते हैं उसको। यानी एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग क्या होने वाला है, मान ले कि कोई एक रोलिंग बॉडी है जिसकी रेडियस r है, इसका मास m है, ठीक, रेडियस r है, उसका मास m है, और इसमें इस बॉडी पे किसी सर्टेन हाइट पर तुम एक फोर्स लगा रहे हो F0, नहीं,
ठीक, और हम करें कि बॉडी प्योर रोलिंग में है, बॉडी प्योर रोलिंग में, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग में। तो अब ये बताओ कि इसका पहले तो फ्री बेड डायग्राम सोचो, और ये हाइट दिया हुआ है h, दिस हाइट इज गिवन एज h, जिस हाइट पे फोर्स लगा है ना, दिस हाइट इज गिवन एज h। और क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इस बॉडी, mg किधर, डाउनवर्ड, और नॉर्मल अपवर्ड, यानी इस पर एक mg लग रहा होगा नीचे, और एक नॉर्मल लग रहा होगा, और कुछ नहीं, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, सेंटर पे, है ना। हंसो मत, इसको कहते हैं भरोसा पढ़ाने वाले पे, नहीं पढ़ाने वाले पे उस पे भरोसा। सर हम आपके शरण में आ गए हैं, जो कीजिए आप, फ्रिक्शन को सेंटर पे लगाना लगा दीजिए, टॉप पे लगाना लगा दीजिए, हम आपके हर बात पे सहमत है। नहीं ऐसे है, फ्रिक्शन कहां लगेगा, कहां लगेगा, बॉटम पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अब पीछे या आगे जो सोचना चाहते हो चलो, जो सोचना चाहते हो, अगर मान लो पीछे ही सोचना चाहते हो चलो सोच लिए पीछे, इट इज अ फ्रिक्शन। यही ना इसका फ्री बेड डायग्राम। अब जरा बताओ इसका इक्वेशन बनाते हैं। ये एक्सेलरेटेड तो प्योर रोलिंग है, यानी इसमें एक्सेलेरेशन तो आएगा। इक्वेशन क्या लिखेंगे, F0 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए, इज इक्वल टू m इंटू ए। इट इज इक्वेशन 1। F0 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए, इट इज द इक्वेशन 1। कौन इक्वेशन है ये, लीनियर का या रोटेशनल का? क्या ये चक्का घूम नहीं रहा होगा, रोटेट नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा? तो उस रोटेशनल इक्वेशन लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा तुमको, टॉर्क। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहते हो, चलो सेंटर ऑफ मास के अबाउट या फिर सेंटर ऑफ स्फीयर के अबाउट ही। क्या क्या टॉर्क, किसका किसका टॉर्क लगेगा सर, F0 इंटू H माइनस R प्लस फ्रिक्शन इंटू R, दोनों का सेंस तो सेम आएगा। दिस वन इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। होगा या नहीं? दूसरा अब सोचो, ये पूरा इसका सेंटर, ये बताओ कि F0 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma जो लिखे हैं उसमें ये A एक्सेलरेशन किस पॉइंट का है, उसके किसके सेंटर का, स्फीयर के सेंटर का, या फिर अगर हम यहां पे नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर ले लेते तो सेंटर का, सेंटर ऑफ मास का। यानी ये जो इक्वेशन लिखा जाता है वो सेंटर एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नॉट द सेंटर ऑफ स्फीयर। फॉर्चुनेटली यहां सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ स्फीयर एक ही है। ठीक है, तो इन दिस कंडीशंस यहां पे एक्सेलरेशन लिख गया। अब सोचो ये पॉइंट ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और अल्फा से घूम रहा है, ठीक। तो और बॉडी, ये जो बॉडी रोल कर रहा है एक्सेलरेटेड रोलिंग है, कैसे सरफेस पे प्योर रोलिंग में, एक्सेलरेटेड सरफेस पे रोलिंग है, जो सरफेस रेस्ट में है या नहीं है, रेस्ट में, ऐसा सरफेस जो कि रेस्ट में। तो जब रेस्ट में है बॉडी, इसका मतलब है कि बॉटम मोस्ट पोजिशंस पे रिलेटिव मोशंस नहीं है। इसका मतलब ए और अल्फा में क्या रिलेशन होगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, यानी एक रिलेशन आ जाएगा ए बराबर, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू सॉल्व होगा या नहीं होगा। देख लो, तीन अननोन है, एक अननोन है तुम्हारे पास स्मॉल ए, दूसरा अननोन है अल्फा, और तीसरा अननोन है फ्रिक्शन। इस तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास ए भी सॉल्व हो जाएगा, अल्फा भी सॉल्व हो जाएगा और फ्रिक्शन भी सॉल्व हो जाएगा, तीनों चीजें सॉल्व हो जाएगी। क्लियर?
ठीक है, तो जहां एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है, तो आपको वहां पे करना यही पड़ेगा कि आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, लीनियर का इक्वेशन लिखिए, रोटेशनल का इक्वेशन लिखिए, और आप उसके हिसाब से फिर आगे बढ़िए। क्लियर? चलो आज हम लोग इतना ही रहेंगे।